नमस्कार दोस्तों, मैं होनेल आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर क्लासेस में प्रथम प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, आपके सामने है पहला प्रश्न, पीडब्ल्यूडी तथा एनसीएफ का विस्तार लिखें। उत्तर है पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और दूसरा पॉइंट है एनसीएफ। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यह आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, समावेशी शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। समावेशी शिक्षा में अध्यापक की मुख्य भूमिका यह होती है कि वह बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता, अभिक्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण में जो एक्सपर्ट होते हैं, जो पाठ्यक्रम के निर्माण के विशेषज्ञ होते हैं, उनको सहायता देना। दूसरा पॉइंट है बालकों की उपलब्धि पर उन्हें पारितोषिक देकर अभिप्रेरित करना। जब शिक्षक बालक को पढ़ाता है तो अंत में उसका मूल्यांकन करता है, बालक से प्रश्न करता है, बालक उसका उत्तर देते हैं। यदि वह उसका उत्तर सही देते हैं तो उन्हें तुरंत पुनर्बलन दिया जाए या पारितोषिक या पुरस्कार देकर उन्हें अभिप्रेरित किया जाए सीखने के प्रति, ताकि वह और चीज़ों को जल्दी सीख सके। अगला पॉइंट है गृह एवं विद्यालय अधिगम का निरीक्षण करना। शिक्षक का मुख्य दायित्व होता है कि जो बालक को होमवर्क दिया जा रहा है, गृह कार्य दिया जा रहा है, वह करके आ रहे हैं कि नहीं, उसके गृह कार्य को रोज चेक किया जाए और विद्यालय अधिगम का निरीक्षण किया जाए। विद्यालय का अधिगम का मतलब होता है सीखना या सिखाना। बालक विद्यालय में कितना सीख रहा है उसका निरीक्षण किया जाए। अगला पॉइंट है बालकों से कक्षा में सर्वश्रेष्ठ व्यवहार सुनिश्चित करना। शिक्षक का दायित्व यह होता है कि वह बालकों को इस प्रकार सिखाए कि ताकि बालक कक्षा में एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करें, ताकि कक्षा का माहौल अच्छा बना रहे। अगला प्रश्न आपके सामने, सहयोगी अधिगम क्या है। उत्तर है सहयोगी अधिगम एक शैक्षणिक प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य कक्षा गतिविधियों को सैद्धांतिक और सामाजिक अधिगम अनुभव कराना है। बच्चों को समूह के अलावा भी सहयोगी अधिगम के अनेक गुण हैं और इसे सकारात्मक परस्पर निर्भरता का स्वरूप भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो सहयोगी अधिगम होता है इसमें सैद्धांतिक और सामाजिक अधिगम का अनुभव कराना है बच्चों को। बच्चे एक दूसरे से स्वयं के द्वारा सहयोग करके सीखें, एक दूसरे के साथ सीखें, इसे हम सहयोगी अधिगम कहते हैं। यानी कि जो बच्चा होता है वह कक्षा में अपने दूसरे ही कक्षा सहपाठी के साथ ही वह सहयोग के द्वारा सीखे, शिक्षक के द्वारा सहयोग के द्वारा सीखें। अगला प्रश्न आपके सामने, आकलन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है। उत्तर है आकलन एवं मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति, क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में किसी भी पक्ष के विपक्ष में विषय में सूचना एकत्र करना तथा उसका विश्लेषण एवं व्याख्या करना है। देखिए दोस्तों, जो आकलन होता है इसका रूप संकुचित होता है और मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होता है। देखिए दोस्तों, जब हम साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं बच्चों से, सप्ताह में टेस्ट लेते हैं, मतलब प्रत्येक सप्ताह में टेस्ट लेते हैं, तो यह आकलन होता है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं। यदि यही हम परीक्षा 6 माह अर्धवार्षिक या वार्षिक या 1 वर्ष में एक बार लेते हैं और पूरे वर्ष भर का एक साथ मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे कितना सीखे हैं और उसका अंक प्रदान करते हैं, तो उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया होती है और आकलन एक संकुचित प्रक्रिया होती है, एक संक्षिप्त प्रक्रिया होती है। यही दोस्तों आकलन और मूल्यांकन में मुख्य अंतर होता है। अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय की 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है समावेशी विद्यालय के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। देखिए दोस्तों, जो समावेशी विद्यालय होता है, समावेशी विद्यालय में जो कम शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं, जो विकलांग अपंग बालक होते हैं, ऐसे बालक और उनके साथ सामान्य बालक यानी कि जो शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट बालक हैं वह बालक, और दोस्तों जो विशिष्ट क्षमता वाले बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, यह सभी बालक एक ही कक्षा में, एक ही विद्यालय में, एक ही छत के नीचे, एक ही शिक्षक के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट है, समावेशी विद्यालय विशिष्ट शिक्षा का पूरक होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, अति महत्वपूर्ण है, समावेशी विद्यालय अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराता है जिससे वे बाद में सामान्य बालकों की तरह जीवन यापन कर सकें। देखिए दोस्तों, जब हम
अपंग जो बालक थे, जो विकलांग बालक है, जो कि कम अपंग थे, कम प्रतिबंधित बालक थे, ऐसे बालकों को यदि हम कक्षा के अलग वातावरण में पढ़ाते हैं, यानी कि इनको एक तरफ पढ़ाते हैं और सामान्य बालक को अलग विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो यह देखा गया कि जो अपंग बालक थे वह अपने को हीनता महसूस करते थे, अपने को सामान्य महसूस नहीं करते थे। तो इस प्रकार इसलिए समावेशी शिक्षा लाया गया। समावेशी शिक्षा में यह हुआ कि जो कम अपंग बालक हैं, जो कम विकलांग बालक हैं, इनको और जो सामान्य बालक हैं, इनको और प्रतिभाशाली बालक को एक ही विद्यालय में जब इनको एक साथ पढ़ाया गया, तो जो अपंग बालक थे वह अपने को हीन महसूस नहीं करते थे। वे भी सोचते थे कि हम भी सामान्य बालक के साथ पढ़ रहे हैं, हमें भी शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है कुछ करने की, पढ़ने की। तो दोस्तों इसलिए समावेशी विद्यालय का आरंभ किया गया, जिसमें अपंग बालक, सामान्य बालक और प्रतिभाशाली बालक को एक ही छत के नीचे एक ही शिक्षक के द्वारा एक ही कमरे में पढ़ाया जाता है। अगला पॉइंट है, इसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। देखिए दोस्तों, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो शारीरिक रूप से बाधित बालक हैं, जो कुछ विकलांग बालक हैं, इन बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ जब पढ़ा जाता है तो दोनों को महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, किसी में हीन भावना शिकार नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है? उत्तर है, उपचारात्मक शिक्षा शिक्षा के विकास, बुनियादी कौशल शिक्षा, प्रतिपूरक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और शैक्षिक उन्नयन के रूप में जानी जाती है। यह शिक्षा विद्यार्थियों को शैक्षिक कौशलों में दक्षता हासिल करने के लिए सहायता करती है, जबकि विशिष्ट शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए होती है। उपचारात्मक शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों के साथ साथ सभी छात्रों के लिए होती है। उपचारात्मक शिक्षा का लक्ष्य होता है कि छात्र अपने स्तर के अनुरूप सीखे, छात्र अपनी गति के अनुसार सीखे। तीसरा पॉइंट है, सीखने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करती है विशिष्ट शिक्षा। देखिए दोस्तों, 1 मिनट समझ लीजिए उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ होता है। देखिए दोस्तों, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्र होते हैं वह विशिष्ट विद्यालय में पढ़ते हैं, और उपचारात्मक शिक्षण में जो सामान्य बालक होते हैं, विशिष्ट क्षमता वाले बालक होते हैं, वह दोनों एक साथ पढ़ते हैं। और दोस्तों, जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, इसमें विद्यार्थियों को शैक्षिक कौशल में दक्षता हासिल करने के लिए यह शिक्षा सहायता करती है। और उपचारात्मक शिक्षण में छात्र अपने स्तर के अनुरूप सीखते हैं, उसकी गति क्या होती है उसके अनुसार सीखते हैं, और सीखने के मार्ग में जो कठिनाइयाँ आती हैं उपचारात्मक शिक्षण में दूर की जाती हैं। उपचारात्मक शिक्षा का महत्व यह होता है कि इसमें छात्रों की कठिनाइयों का निराकरण होता है, कि छात्रों की कठिनाइयों का पहचान किया जाता है, फिर उसे दूर किया जाता है। इसमें छात्रों को विशेष शिक्षा प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट है, छात्रों की सभी कमजोरियों पर बल दिया जाता है उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था में। अगला पॉइंट है, विशिष्ट शिक्षा का अर्थ क्या है? उत्तर है, साधारण शब्दों में विशिष्ट शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो विशिष्ट बालकों को दी जाती है। वह शिक्षा जो प्रतिभाशाली व पिछड़े बालकों को दी जाती है। विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से भिन्न शैक्षिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, विशिष्ट शिक्षा का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, मुख्य रूप से विशिष्ट शिक्षा का अर्थ यह होता है कि विशिष्ट शिक्षा में या तो एकदम प्रतिभाशाली बालक पढ़ते हैं, तेज तर्रार बालक होते हैं, या तो एकदम रूप से मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं। ऐसे बालकों को विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। और प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, और दोस्तों इसमें जो होते हैं, जो सामान्य बालक होते हैं, जो एवरेज बालक होते हैं, इनको नहीं पढ़ाया जाता है। विशिष्ट शिक्षा सिर्फ प्रतिभाशाली बालक और पिछड़े बालकों के लिए होती है। यह विशिष्ट शिक्षा का मुख्य अर्थ होता है। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय कोष के अनुसार वह शिक्षा जो उन बच्चों को दी जाती है जो विशेष शैक्षिक उपचार की इसलिए अपेक्षा करते हैं क्योंकि या तो ये प्रतिभाशाली हैं, या शारीरिक या मानसिक दृष्टि से विकलांग हैं, या शैक्षिक दृष्टि से सामान्य से भिन्न हैं। देखिए दोस्तों, जब सामान्य कक्षा में जो सामान्य बालक होते हैं, यदि उनको प्रतिभाशाली बालकों के साथ पढ़ाया जाता है तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं यह तेज़ी से सीख लेते हैं और कक्षा में उदासीनता की भावना से ग्रसित हो जाते हैं। और दोस्तों,
जब हम शारीरिक रूप से बाधित बालक हो जो होते हैं, जो एकदम दृष्टि बाधित बालक होते हैं, जब उनको दिखाई नहीं देता तो तो दोस्तों क्या होता है कि इनको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है, इसलिए विशिष्ट शिक्षा की इनको आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से कहने का मतलब यही है कि विशिष्ट शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक और शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक जो होते हैं इनको पढ़ाया जाता है, सामान्य बालकों को विशिष्ट शिक्षा में नहीं पढ़ाया जाता है। आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं इस प्रकार, जैसे कि हम एक त्रिभुज बना दे रहे हैं। त्रिभुज में एक तरफ से ये विशिष्ट बालक हैं, विशिष्ट शिक्षा में विशिष्ट बालक हो जाएंगे। विशिष्ट शिक्षा में आपके कौन कौन से बालक होंगे ये देख लीजिए। शारीरिक रूप से विकलांग बालक हो जाएंगे, और दोस्तों शारीरिक रूप से मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक हो जाएंगे, और दूसरा हो जाएगा प्रतिभाशाली बालक को हम इस विशिष्ट शिक्षा में रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों कौन नहीं होंगे, यही जो सामान्य बालक होंगे यही विशिष्ट शिक्षा में नहीं होंगे आपकी। अब देखिए दोस्तों, जेडी हंट के अनुसार विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। वही जेडी हंट महोदय कहते हैं कि विशिष्ट शिक्षा में सामान्य बालकों से अलग जो होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं, इनको विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समन्वित शिक्षा का अर्थ क्या है? उत्तर है समन्वित शिक्षा मुख्यतः अमेरिका के मुख्यधारा आंदोलन का ही परिणाम है। समन्वित शिक्षा शारीरिक व मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्रदान करना व विशिष्ट सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए सहायता करती है। देखिए दोस्तों, जो समन्वित शिक्षा है, इस समन्वित शिक्षा के आंदोलन की शुरुआत जो होती है वह अमेरिका और कनाडा से माना जाता है। समन्वित शिक्षा में दोस्तों यह होता है कि इसमें जो विशिष्ट क्षमता वाले बालक होते हैं, दोस्तों जो समन्वित शिक्षा होती है इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से जो बाधित बालक होते हैं इनको सामान्य बालकों के साथ पढ़ा जाता है। जैसा कि समावेशी शिक्षा ही समन्वित शिक्षा का एक रूप होता है। इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बालक को सामान्य बालकों के एक साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि दोस्तों 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने यह देखा कि जो शारीरिक व मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक हैं, यदि इनको हम विशिष्ट शिक्षा देते हैं तो यह हीनता की भावना से शिकार हो जाते थे। तो दोस्तों इस हीनता की भावना को दूर करने के लिए कि ताकि जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अपंग व पिछड़े बालक हैं यह भी समझे कि हम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम भी सामान्य बालकों की तरह कर सकते हैं, सोच सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। तो इसलिए इनको दोस्तों सामान्य बालक और शारीरिक मानसिक रूप से बाधित बालकों को एक साथ बैठाकर एक ही कमरे में पढ़ाया जाता था। तो देखा गया कि ग्रो अच्छा कर रहे हैं, इसे दोस्तों हम समन्वित शिक्षा कहते हैं। और ध्यान देने वाली बात दोस्तों यह है कि समन्वित शिक्षा में जैसे कि जो शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बालक हो, लेकिन दोस्तों कम शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बालक हो। ऐसा ही नहीं कि मतलब कि पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है और आप सामान्य कक्षा में सामान्य बालकों के साथ पढ़ा रहे हैं। दोस्तों जो पूरी तरह से नहीं दिख रहे हैं इनको ब्रेल लिपि से आप पढ़ाएंगे, विशिष्ट शिक्षा में रखेंगे। जो कम शारीरिक मानसिक रूप से बाधित बालक होते हैं इन्हीं को हम समावेशी व समन्वित शिक्षा में शिक्षा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, क्रुक्सैंक के अनुसार विशिष्ट बालकों की शिक्षा पूर्ण शिक्षा का ही हिस्सा है। अतः समन्वित शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक सामान्य कक्षा में साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। समन्वित शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प न होकर विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। यह शिक्षा अपंग बालकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाती है तथा उनके नागरिक अधिकारों को यह शिक्षा सुनिश्चित करती है। देखिए दोस्तों वही पॉइंट इसमें हम कह रहे हैं कि समन्वित जो शिक्षा होती है विशिष्ट शिक्षा का विकल्प न होकर विशिष्ट शिक्षा का पूरक होती है, जिसमें जो कम अपंग बालक होते हैं, जो शारीरिक मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, इनको सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जाता है और उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाता है कि यह भी समाज में कर सकते हैं, एकदम सामान्य बालकों की तरह रह सकते हैं। अगला पॉइंट है एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य क्या है। उत्तर है एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य। एकीकृत शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बच्चों में एक सी शिक्षा प्रदान करती है। एकीकृत शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों का मानसिक विकास बढ़ता है तथा उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। तीसरा पॉइंट है इस शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एकीकृत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, एकीकृत शिक्षा उसे कहते हैं जिसमें विशिष्ट और समान बच्चों में एक से शिक्षा प्रदान की जाती है, उसे हम एकीकृत शिक्षा कहते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने, विशिष्ट बालकों में हीन भावनाओं को खत्म करने में यह शिक्षा मदद करती है। एकीकृत शिक्षा व समन्वित शिक्षा एक ही रूप होती है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक शैक्षिक स्तर की जांच की जाती है, तत्पश्चात उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। अतः ऐसी शिक्षा प्रणाली जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु निर्धारित की जाती है, अतः इसे समेकित अथवा समावेशी शिक्षा नाम दिया जाता है। देखिए दोस्तों, समेकित और समावेशी शिक्षा दोनों लगभग एक ही है। समावेशी शिक्षा में दोस्तों वही बालक होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे मंदबुद्धि बालक, पिछड़े हुए बालक, बहरे बालक जो कम सुनते हैं और कम अंधे होते हैं, इनको दिखता है लेकिन चश्मे के सहारे दिखता है, यानी कि जो पिछड़े हुए बालक होते हैं, शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम बालक होते हैं, इनको सामान्य बालक और प्रतिभाशाली बालकों को एक साथ जब पढ़ाया जाता है तो इसे ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, समावेशी शिक्षा की परिभाषा दीजिए। उत्तर है, स्टीफन तथा ब्लैकहार्ट के अनुसार शिक्षा के मुख्य धारा का अर्थ बाधित, पूर्ण रूप से अपंग नहीं। देखिए दोस्तों, कोष्टक में हमने लिख रखा है पूर्ण रूप से अपंग नहीं, बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना तथा यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले बताया कि पूर्ण रूप से अपंग बालक नहीं, सामान्य कक्षाओं में सामान्य बालकों को एक साथ पढ़ाया जाए तो इसे ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। यर्सेल महोदय के अनुसार समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग, व्यवहार, धर्म से संबंधित होते हैं। यानी कि दोस्तों जो समावेशी शिक्षा होती है इसमें किसी भी लिंग, जाति कोई भी भाषा बोलने वाला हो, चिंतन स्तर उसका चाहे उच्च हो चाहे कम हो, सभी को एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना है। अगला पॉइंट है, शिक्षा शास्त्री के अनुसार समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। अब दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या है। उत्तर है, इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है जिसमें अपंग बालकों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो तथा वे समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सके। मतलब दोस्तों जो विशिष्ट बालक हो, जो अपंग बालक हो, इनको जब समावेशी शिक्षा के द्वारा शिक्षा दी जाती है तो वे भी अपने को महत्वपूर्ण समझते हैं, अपने को समाज में समायोजित होना महसूस करते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है जिससे वे सामान्य बालकों के समान जीवन यापन कर सकें। तीसरा पॉइंट यह है, यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वास्थ्य, सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। अगला पॉइंट है, समाज में एक दूसरे के मध्य दूरी कम तथा आपसी सहयोग की भावना को प्रदान करती है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में जो समाज में दोस्तों बालकों को, जो अपंग बालक हैं, जो शारीरिक मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं, इनको समायोजित करने के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या है। उत्तर है, शारीरिक दोषयुक्त विभिन्न बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना। देखिए दोस्तों, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि पहले जो शारीरिक दोषयुक्त बालक होते हैं उनकी पहचान कर ली जाए। दूसरा पॉइंट है, शारीरिक रूप से विकृतियुक्त बालकों को पुनर्वास कराया जाए, यानी कि उन्हें पुनर्वास फिर से उन्हें पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए। तीसरा पॉइंट है, शारीरिक रूप से विकृतियुक्त बालकों के शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना कि उनको सीखने में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है, कहाँ कहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है। अगला पॉइंट है, शारीरिक रूप से विकृतियुक्त बालकों के शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन की तैयारी किया जाना कि उनको समस्या कहाँ है, समस्या का निराकरण कैसे किया जाए। अगला प्रश्न आपके सामने, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है। उत्तर है, कुछ शिक्षाविद विशिष्ट शिक्षा के पक्षधर नहीं है। उनके अनुसार यह शिक्षा के अवसरों के समान नहीं है तथा बालकों के विचार में भिन्नता पैदा होती है।
सामान्य कक्षाएं अपंग बालकों में हीन भावना उत्पन्न करती है। कुछ ही समय पहले मनोवैज्ञानिकों ने विचार दिया है कि समावेशी शिक्षा हमारे सामान्य विद्यालयों में दी जाए, जिससे सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर मिले। शिक्षाविद भी इस प्रकार के शिक्षा के पक्षधर हैं। देखिए दोस्तों, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता इसलिए पड़ी, जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने यह अनुभव किया कि जब हम विकलांग बालकों को अलग कक्षा में पढ़ाते हैं तो उनको हीन भावना का शिकार हो जाते थे, वे समाज से कटा हुआ महसूस करते थे। इसी हीन भावना को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा लाया गया, ताकि सामान्य बालक व विशिष्ट क्षमता वाले बालक एक साथ पढ़ सकें। अगला पॉइंट है विविधता की परिभाषा दीजिए। उत्तर है गर्सेल के अनुसार विविधता का अर्थ योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, चिंतन, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग, व्यवहार, धर्म से संबंधित होता है। देखिए दोस्तों, विविधता का मतलब होता है अलग अलग। दुनिया में कोई दो व्यक्ति एक साथ एक ही बुद्धि लेकर नहीं पैदा होते, उसमें विभिन्न विभिन्नताएं होती हैं। चाहे दो जुड़वा बहनें या दो जुड़वा भाई ही क्यों न हो, उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, चिंतन करने के स्तर से कुछ भी विभिन्नताएं जरूर पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों, विविधता का मतलब होता है चाहे लिंग की विविधता हो, चाहे जाति की विविधता हो या प्रजाति की विविधता हो। विभिन्न जातियों में अलग अलग जातियां पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। चिंतन स्तर प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है, सामाजिक स्तर अलग अलग होता है, इसे हम विविधता कहते हैं। सैमुअल्स एकिर के अनुसार वह बालक जो सामान्य बालकों से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व संवेगात्मक विशेषताओं से भिन्न होते हैं और गुणों को अधिकतम सीमा तक विकसित करने की विशेषता शिक्षा का प्रबंध करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, सैमुअल्स एकिर के अनुसार प्रत्येक बालक समाज में शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक सोचने की क्षमता से भिन्नताएं लेकर पैदा होता है। इसी भिन्नता को हम विविधता कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, समुदाय की परिभाषा दीजिए। उत्तर है गिन्सबर्ग के अनुसार समुदाय सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों का एक समूह समझा जाता है, जिसमें सब प्रकार के असीमित, विविध, जटिल संबंध होते हैं, जो सामान्य जीवन के फलस्वरूप होते हैं, जो उसका निर्माण करते हैं। देखिए दोस्तों, एक परिभाषा है मैका ईवर के अनुसार, जब कभी एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार रहते हैं कि वे विशिष्ट उद्देश्य में भाग नहीं लेते हैं, वरन जीवन की समस्त भौतिक दिशाओं में भाग लेते हैं, तब हम ऐसे समूह को समुदाय कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो समुदाय होता है, समुदाय में विभिन्न प्रकार के लोग संगठित होकर रहते हैं। अब दोस्तों, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।